नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टडी विद अनूप सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनहित याचिका की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका दूसरा नाम अर्थात हम इसको कह सकते हैं सरल एवं सस्ता न्याय। इसका उद्देश्य आम लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत दायर करके शरण ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका में को अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत दायर करके शरण ले सकता है। जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती थे। जनहित याचिका या रिट का विचार सर्वप्रथम अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका कहते हैं। जनहित याचिका का विकास 1960 में अमेरिका में हुआ। इसका उद्देश्य कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना था। वर्ष 1896 में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने 1996 में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने मात्र एक पोस्ट कार्ड को याचिका के रूप में न्याय प्रदान कर न्याय दिया। आप केवल न्यायालय में एक पोस्ट कार्ड जाहिर करके न्यायालय में न्याय प्रदान कर सकते हैं। जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है, लेकिन इस वकील का खर्च सरकार उठाती है। जनहित याचिका किन परिस्थितियों में दायर की जाती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को सामूहिक हित हो, जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि जनहित याचिका एक मौलिक अधिकारों का हनन होने पर तथा यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, जनहित याचिका किसी निजी पक्ष या प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध दाखिल की जा सकती है? तो ये बहुत विवादित प्रश्न है। कुछ परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि दायर की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। तो आप इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करें? इस प्रश्न को आप परीक्षा में अगर आ जाता है उत्तर प्रदेश दरोगा में, तो आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन नहीं देगा। तीसरी बात है, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जाती है? जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जाती है? जनहित याचिका वैसे तो सरकार के विरुद्ध दायर की जाती है। अगर सरकार का कोई मंत्री या संवैधानिक पदाधिकारी भारत देश में रहकर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आम जनता उन लोगों के लिए एक याचिका दायर कर सकती है। इसी को जनहित याचिका कहते हैं। इसी को न्यायालय में दायर किया जाता है। और जनहित याचिका एक दूसरी तरह से भी कार्य करती है। उन लोगों के अधिकारों के लिए जनहित याचिका काम करती है जो गरीब हैं या अन्य कारणों से न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते हैं। यानी गरीब व्यक्ति जो न्यायालय कार्रवाई करने में असमर्थ है, उनके लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है और उसका पूरा खर्च, वकील से लेकर अन्य कागजाती खर्च सरकार वहन करती है, सरकार उठाती है। अब दूसरा प्रश्न है, जनहित याचिका को न्यायालय में दायर करने की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका को न्यायालय में किस तरह हम दायर कर सकते हैं? तो जनहित याचिका को न्यायालय में दायर करने की प्रक्रिया दो तरह से है, क्योंकि हमारे देश में दो तरह के न्यायालय हैं, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अन्य भी न्यायालय हैं, सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन हम यहाँ जनहित याचिका दो ही तरह से दायर होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है। तो नंबर 1, प्रत्येक याचिका की छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी होनी चाहिए। नंबर 2, यह फोटोकॉपी अधिवक्ता के लिए बनाई गई छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है। नंबर 3, एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। नंबर 4, दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 छाया प्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है। ये तो रही हाई कोर्ट में
जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है। तो आइए हम जानते हैं, उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती है। 5 छाया प्रति, 5 फोटोस्टेट। नंबर 2, जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है। पीएन भगवती के इस कथन में का वो पोस्ट कार्ड के रूप में जारी करना, वो बात आपको याद आ रही होगी कि जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह मान्य तभी होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या सदस्य या संस्था द्वारा दायर की गई हो। नंबर 1, व्यक्ति व्यथित सामाजिक हित की भावना रखने वाले हों, अर्थात व्यथित व्यक्ति द्वारा सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। नंबर 2, उन लोगों के अधिकारों के लिए जो गरीबी या अन्य कारणों से न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल, क्या जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित है? नहीं, जनहित याचिका संवैधानिक नहीं है, इसे पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। अब हम देख लेते हैं जनहित याचिका के कार्य। जनहित याचिका पीएन भगवती द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य सरल एवं सस्ता न्याय दिलवाना है। नंबर 2, जनहित याचिका समूह हित में काम करती है, न कि व्यक्ति हित में। नंबर 3, जनहित याचिका को स्वीकारना या न स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। जनहित याचिका कार्यपालिका तथा विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य के लिए बाधित करती है। अब यहाँ अनुच्छेद 38 और 39A जनहित याचिका से संबंधित, यानी व्यक्तियों के हित में काम करते हैं। जनहित याचिका का सीधा सा मतलब होता है व्यक्ति के हित में काम, आम जनता के हित में काम, आम जनता के लिए न्याय। तो अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य का मतलब 38 कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। तो कल्याणकारी राज्य को किस तरह परिभाषित किया गया है? समाज के सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करना अनुच्छेद 38 अर्थात कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39A, समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। जनहित याचिका का जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ। अब जनहित याचिका से संबंधित कई प्रमुख वाद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके दरोगा में 1-2 यहाँ से 100% आते हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा में 100% पूछा जाता है, इनको आप जरूर तैयार कर लें। तो नंबर 1 वाद है MC मेहता बनाम भारत संघ। इसको हम ज़्यादातर ऑडियो के रूप में दे रहे हैं, आप लोग सुनिए, बस सुनने से ही तैयार हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप सुनने से आपको याद हो जाएगा और आप नोट कर लीजिए किसी बुक पर या नोटबुक पर। तो MC मेहता बनाम भारत संघ में क्या कहा गया है? दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उनके हित में MC मेहता बनाम भारत संघ के लिए जनहित याचिका दायर की गई। दूसरी आती है सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में। सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने पर हो जाने से न्यायालय ने मृतक की मां को 75,000 रुपये उदाहरणात्मक प्रतिकर देने का निर्देश दिया एवं मां की ओर से याचिका महिलाओं की सहेली नामक संस्था द्वारा स्थापित की गई। महिलाओं की सहेलियों के द्वारा यह सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में जनहित याचिका दायर की गई। अब नंबर 3 आती है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि दियासलाई बनाने वाले कारखानों में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित ना किया जाए। अनुच्छेद 24 याद कर लो। अब चौथा आता है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद। बूढ़े बच्चे
इसमें क्या क्या गया है, बूढ़े, बच्चे, महिला तथा सभी को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और नंबर नेक्स्ट है, शीलावार से बनाम भारत संघ के बाद में जनहित याचिका। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में न रखा जाए, सड़क पर भीख मांगने न दिया जाए, इसके लिए यह याचिका न्यायालय में दायर की गई थी। नेक्स्ट आता है, कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बाद में। तो इसमें क्या कहा गया था, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाए। अब नेक्स्ट आता है, साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के बाद में। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न तत्वों को शामिल करना अनिवार्य है। इसमें यह कहा गया है, आपराधिक षड्यंत्र की बारे में कहा गया है। अब नेक्स्ट आता है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में। तो इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु करने का यदि तरीका अत्यंत घिनौना हो तो अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। यानी कोई भी अपराधी बहुत बुरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बाद या मुकदमा, बाद कोई मुकदमा कहते हैं, महेंद्र दास बनाम असम। तो इसमें क्या कहा गया है, मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अतः आज हमने जनहित याचिका से उत्तर प्रदेश दरोगा में जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने पूरे प्रश्न बताने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल के द्वारा मूल विधि, संविधान, विधिवत प्लान के साथ टॉपिक वाइज हर दिन बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूं, आप लोग अगर 1000 सब्सक्राइबर किसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि लाइव क्लास तभी स्टार्ट होती है जब 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। वैसे यूट्यूब ये सब अलाउ नहीं करता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइब कर दो। मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे पैसा आएगा या ये आएगा, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं मेरे भाई, सिर्फ पढ़ाने का शौक़ है। तो आप लोग मेरे लिए इतना कर दो कि इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। लेकिन हम आपको, अगर आप मेरे लिए इतना करोगे तो मैं आपके लिए सबसे अच्छा देने की कोशिश करूँगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा, अर्थात आपको उत्तर प्रदेश दरोगा में भर्ती करा के छोड़ूंगा। इसलिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।